जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग CGL4, AEDO, ऑफिस अटेंडेंट जैसे वैकेंसी को लेकर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि MCQ के रूप में है। साथ ही साथ MCQ को डिटेल में समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोगों ने लगभग 8 MCQ वीडियो को बना चुके हैं, जो कि वीडियो लिस्ट या फिर प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगा। मेरा कहना है कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को भी एक बार आप अवश्य देख लें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पूर्व आपसे आग्रह है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में किस योजना का एक और नाम है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? 2 का उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन भाग 20 में है, आप सभी जानते होंगे। यही अनुच्छेद 368 में जिक्र किया गया है संविधान संशोधन की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ओसामू सुजुकी को। प्रश्न है, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है हम्पी। विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर, ये तो जानते ही हैं। यह शहर ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य का राजधानी शहर था, जो दक्षिण भारत में फैला हुआ था। गांव का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है। तो उत्तर होगा बेल्लारी गाँव। रायजी तो आप जान ही रहे हैं, कर्नाटक होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? 5 का उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने 1330 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्के जारी किए, अर्थात पीतल और तांबे के सिक्के ढाले गए, जिनकी कीमत सोने और चांदी के सिक्के के समान थी। अब यहाँ पे इसके साथ गड़बड़ झोला ये हो गया कि इन सिक्कों में कलात्मक डिजाइन और परिपूर्णता की कमी थी, जिसमें सुरक्षा में सेंध लग गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जाली सिक्के की भरमार हो गई। अंततः यह योजना सफल ना हो सकी। तो इसीलिए कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का तुगलकी फरमान। आगे बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? 6 का उत्तर है ऑप्शन बी, बाण भट्ट। हर्षवर्धन के शासनकाल को आप देख लीजिए, तो उत्तर भारत में पहले ये थानेश्वर में और बाद में कन्नौज में, है ना, थानेश्वर में और बाद में कन्नौज में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। ये तो है हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ। अब बाण भट्ट की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी है? हर्षचरित, कादम्बरी, ये सभी है बाण भट्ट की प्रमुख कृतियाँ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो इसका उत्तर होगा कायांतरित चट्टान के श्रेणी में आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? देखिए यहाँ पर पास्कल के नियम की जानकारी किस खेल में होता है? तो इसका उत्तर है स्कूबा डाइविंग। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो पानी में अगर कोई 10 मीटर की गहराई पर जाता है तो दाब जो होता है समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दाब का दुगना होता है, और प्रत्येक 10 मीटर गहराई में वृद्धि होने पर दाब में लगभग 100 किलो पास्कल की वृद्धि होती है। इसी कारण से उन्हें इस तरह का फिनोमिनन की जानकारी रखना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? का उत्तर है सी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। कभी कभी एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है, अब उसे फुल फॉर्म में आपको बताना होता है। ये सभी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए आपको जानकारी रखनी आवश्यक है। प्रश्न है, 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? 10 का उत्तर है ऑप्शन सी, रानी दुर्गावती। ये कहाँ की रानी थी? तो गोंडवाना की रानी थी। इसका शासनकाल तो 1550 से 1564 था इस महारानी का राज्यकाल, और उनकी शहादत को आज भी बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। तो ये थी रानी दुर्गावती। मादावी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? BVI क्वेश्चन है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्दिश। तो ये सऊदी अरब में एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ILO। ILO क्या है? तो एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो 1919 के बाद से कार्यरत है। सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है इसके?
तो याद रखना है 187 है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? 13 का उत्तर है रथ। किस राज्य में है महाबलीपुरम की मंदिर? तो याद रखना है तमिलनाडु। ऑप्शन में रहेगा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, है ना, गलती नहीं करना है, तमिलनाडु पर टिक लगाइएगा। यहाँ पर मौजूद 5 स्मारकों में से प्रत्येक स्मारक एक रथ के रूप में प्रतीत होता है, जो कि ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर में उत्कीर्ण किया गया है। आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि ये किस राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो पल्लव वंश याद रखिएगा। इसी वंश से शासक हुए महेंद्र वर्मन प्रथम और उनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्हीं के देखरेख में 7वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, या कहें इन्हीं के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? इसका उत्तर है समताप मंडल। VVI क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र से। नेक्स्ट है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर में। हिंदी में इसे महान प्रवाल रोधिका कहते हैं, जो कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से दूर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 16 का उत्तर है डी, परुष्णी नदी। ये साधारण सा क्वेश्चन है, आप लोग लुसेंट में पढ़ते होंगे। दशहरा के युद्ध का वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद में? तो याद रखना है ऋग्वेद इसका सही उत्तर होगा। परुष्णी नदी को किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? तो रावी नदी होगा। ऑप्शन में रहेगा सिंधु नदी, झेलम नदी, है ना, रावी नदी। तो रावी नदी के ऊपर में टिक लगाना है। अगला प्रश्न है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? 17 का उत्तर है डी, पाटलिपुत्र में जब प्रथम जैन धर्म का सम्मेलन हुआ था, इसी समय श्वेतांबर का आगम हुआ था। आजकल प्रश्न में पूछा जाता है कि अध्यक्षता किसने किया था, या फिर बौद्ध धर्म हो या फिर जैन धर्म हो। तो याद रखना है यहाँ पर अध्यक्षता की बात अगर आएगी तो स्थूलभद्र होगा। जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसी सम्मेलन के पश्चात जैन धर्म का विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में। अब प्रश्न में अगर पूछ दे, ये तो प्रथम सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्र में, द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो उसका उत्तर होगा मथुरा। मथुरा में हुआ था द्वितीय सम्मेलन। यहाँ पर अध्यक्षता किसने किया था इस सम्मेलन का? स्कंदिल ने किया था। तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बल्लभी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे देवध्री क्षमा श्रमण। आगे बढ़ते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? 18 का उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था और शकों पर विजय उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। इन्हीं कारण से उसे शकारी यानी कि शकों का दुश्मन तथा सहसांक भी कहा जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। अगला प्रश्न है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? 19 का उत्तर है ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। रंजीत सिंह के ऊपर में टिक मत मार दीजिएगा, राणा रतन सिंह उसका सही उत्तर होगा। अब इसके पीछे के महत्वपूर्ण घटना तो आप सभी को पता ही होगा रानी पद्मिनी के बारे में। तो चित्तौड़ के बारे में आप थोड़ी जानकारी रख लीजिए कि यहाँ पर ये जो किला था चित्तौड़ का, उस किले को अजय माना जाता था। जब जनवरी 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का अभियान किया तो राणा रतन सिंह ने 7 महीने तक उसका प्रतिरोध किया, परंतु उन्हें 1303 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा। जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय हासिल की तो चित्तौड़ का नाम बदलकर उन्होंने खिजराबाद रख दिया और यहाँ के शासक खिज्र खां को नियुक्त किया, जो कि अलाउद्दीन का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में। 18 जून 1576 ईस्वी को गोगुंडा के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था। यह युद्ध मान सिंह एवं आशफ खां तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी, परंतु बिंदाझाल के प्रयास से, नाम याद रखना है, बिंदाझाल के प्रयास से वह युद्ध के मैदान से निकलने में कामयाब रहे, यानी कि महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से निकलने में कामयाब रहे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम हकीम खान था। नाम याद रखना है हकीम खान। प्रश्न में पूछ देगा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस समय महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम बताइए। ऑप्शन में कई नाम रहेगा तो आपको हकीम खान के ऊपर में टिक लगाना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? 21 का उत्तर है ऑप्शन बी, लक्षण देव। बंदा बहादुर किस धर्म से जुड़े हुए थे? तो ये सिख धर्म से जुड़े हुए थे। इन्हें लक्ष्मण देव या फिर माधोदास के नाम से भी लोग जानते हैं। इन्होंने ही लोहगढ़ में खालसा राज की नींव रखी थी।
प्रश्न में पूछ दे कि खालसा राज की नींव किसने रखी थी, तो याद रखना है बंदा बहादुर, जिसे लोग लक्ष्मण देव के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 22 का उत्तर है ऑप्शन डी, सूरत में की थी। ये तो सूरत की बात हो गई कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था, लेकिन दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में ही फैक्ट्री स्थापित किया था, मूसलीपट्टनम में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित जो हुआ था, उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो उसका उत्तर होगा कलकत्ता से। नाम याद रखिएगा। इसके प्रकाशक एवं संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। यह डेली न्यूज़पेपर था या साप्ताहिक? तो साप्ताहिक था। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? 24 का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चाकी। 1908 में प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, जिसमें वह बच गया, लेकिन इसमें उनकी पत्नी एवं पुत्री मारी गई। इस कारण से खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी दी गई। इस आंदोलन में सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले वे क्रांतिकारी थे। वहीं दूसरी ओर प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस के डर से आत्महत्या कर लिया। तो ये था मुजफ्फरपुर बम कांड से महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? 25 का उत्तर है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर प्रमुख फैक्ट के रूप में मैं 2-4 फैक्ट बता देता हूँ कि बिहार में किसान आंदोलन की एक प्रसिद्ध परंपरा रही है, जो 1917 के चंपारण सत्याग्रह से शुरू होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गांधी जी के सहयोगियों में से थे। फिर आता है 1929 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान संघ की स्थापना की थी। इसके बाद 1920 के दशक में ही वकास आंदोलन की शुरुआत बिहार में हुई थी, जिसके प्रमुख नेताओं में थे राहुल संकृतियान, कार्यानंद शर्मा, सहजानंद सरस्वती, पंचानंद शर्मा। अब चूंकि ऑप्शन में ये सभी नाम उपलब्ध नहीं है और राजेंद्र प्रसाद है, तो इस कारण से हम लोग राजेंद्र प्रसाद के ऊपर में टिक लगाए हैं। लेकिन अन्य जो कृषक आंदोलन हुए थे उन सभी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या पता प्रश्न कहीं से भी पूछ दे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? 26 का उत्तर है ऑप्शन बी, रोहतास। रोहतास जिला जो है वो धारवाड़ क्रम के भू स्तरीय रचना वाले जिला में नहीं आएगा। बाकी बात मुंगेर, जमुई और नवादा ये सभी धारवाड़ क्रम के भू स्तरीय रचना के क्षेत्र में आता है। याद रखना है आपको कि दक्षिण बिहार की भूगर्भीय के संरचना के अंतर्गत धारवाड़ चट्टान की संरचना का छिलपुट विस्तार नवादा में है, जमुई में है, मुंगेर, बांका, गया एवं राजगीर के क्षेत्रों में पाया जाता है। जबकि बिहार के सोन नदी घाटी के अंतर्गत रोहतास एवं कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्य चट्टानी समूह के संबंधित है ना। तो याद रखना है रोहतास होगा विंध्य समूह से भू स्तरीय रचना से जुड़ा हुआ, ना कि धारवाड़। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? 27 का उत्तर है ऑप्शन ए, सुमात्रा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसे चिन्हित करना है। 28 का उत्तर है ऑप्शन सी, गोमती। गोमती का उद्गम स्थान कहाँ है? अब तो फुलहर झील है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से गोमती का उद्गम जो है वो मैदानी भाग से होता है। आगे बढ़ते हैं। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? इसका उत्तर है कृष्णा नदी। राज्य आपको जानना है, कर्नाटक राज्य इसका सही उत्तर होगा। कर्नाटक के बीजापुर जिले के अलमट्टी नामक स्थान पर कृष्णा नदी पर यह बांध निर्मित है। लोग इसे लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको इस नाम को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है? इसका उत्तर है डी, करनाल में। करनाल कहाँ है? तो हरियाणा में है। ये शोध संस्थान करनाल में कब स्थापित हुआ था? तो याद रखना है 1955 ईस्वी में। इससे पूर्व में ये शोध संस्थान बेंगलुरु में कार्यरत था, जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अखबारी कागज। राज्य भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेपा नगर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, बुरहानपुर जिले में। अगर प्रश्न पूछ दे कि सर्वप्रथम स्थापना इसका जो हुआ था वो हुआ था कब? तो 1947 में हुआ था, निजी उद्यम के रूप में, यानी प्राइवेट सेक्टर के उद्यम था, जिसे 1949 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया। आगे बढ़ के 1959 में केंद्र सरकार ने इसे अपने अधीन लेकर सार्वजनिक उपक्रम बना दिया। तो ये है इस उद्योग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 32 का उत्तर है डी, मुंद्रा, आंध्र प्रदेश। ये गलत है। बाकी बात, मोरमू गांव गोवा में स्थित है, ये सही सुमेलित है। पाराद्वीप ओडिशा में है, ये मूल रूप से सत्य है। मंगलोर कर्नाटक में है, ये भी सत्य है। मुंद्रा जो है वो गुजरात में होगा, ना कि आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? 33 का उत्तर है ऑप्शन डी,
इंग्लैंड इसका हिस्सा नहीं है। बाकी बात ये जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार यूरोप के फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया पश्चिम से पूरब में है। लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई पाया जाता है। इस श्रेणी का अगर पूछ दे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, माउंट ब्लांक कहते हैं इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, जो फ्रांस एवं इटली के समीप स्थित है। ऊंचाई अगर पूछ दे तो 4808 मीटर की ऊंचाई है इस चोटी की, माउंट ब्लांक की। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी याद रखना है कि यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो उसका उत्तर होगा माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई कितनी है 5642 मीटर की ऊंचाई है। माउंट एल्ब्रूस के बाद माउंट ब्लैंक का स्थान आता है। ये सेकंड सबसे ऊंची चोटी है यूरोप का। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? 34 का उत्तर है डी, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। इसकी चर्चा हम लोग पूर्व के प्रश्न में भी कर चुके हैं, ये रिपीटेड प्रश्न है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तक क्वींसलैंड प्रांत के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री के 1920 किलोमीटर की लंबाई तट क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इस क्षेत्र की समुद्र जैव विविधता के आधार पर यूनेस्को ने 1981 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे शामिल किया है। अगला प्रश्न है, ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैथिली और मगध की पुस्तकें। ये PBVI क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बिहार से जुड़े हुए एग्जामिनेशन जब होगा तो संभावना है कि ऐसे प्रश्न का फॉर्मेशन हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 36 MCQ को प्रश्न के रूप में सॉल्व किए हैं। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण फैक्ट था उस फैक्ट को भी एक्सप्लेनेशन के रूप में समझने की कोशिश किए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।